कुल्हड़ कचौड़ी वाले के ठेले पर आप सबको ये नाम बहुत यूनिक लग रहा होगा। राजू जी, एक बात बताइए, आप कितने सालों से ये ठेला लगा रहे हैं? मैं ये ठेला पिछले 2 साल से लगा रहा हूँ। इतनी छोटी उम्र में इतनी बड़ी सफलता, हर कोई आपको जानता है और काफी तारीफ है सुनी है आपकी कुल्हड़ कचौड़ी की हमने। तो एक बार कुल्हड़ कचौड़ी खाने से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताइए, आपके दिमाग में ये MBA करते करते कुल्हड़ कचौड़ी का ठेला लगाने का विचार कैसे आया? भैया, अब आप पूछ ही रहे हैं तो मैं बता देता हूँ कि ये हिम्मत मुझ में कहाँ से आई। ये हिम्मत मेरी माँ से मुझे मिली है। मेरी माँ ने बहुत कष्ट झेले हैं मुझे बड़ा करने के लिए। अरे देती है फिर मार खा कर देगी। मैं कह रहा हूँ मुझे वो 2000 का नोट दे जो तू अभी थोड़ी देर पहले ट्रंक में रख रही थी। नहीं, मैं वो नोट आपको नहीं दे सकती। राजू की 10वीं की फीस भरनी है। तुम शराब में उड़ा दोगे वो सारे रुपए। तो पिटकर ही बाज आएगी। आह, बचाओ, मत मारो, मुझे दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। बाबा, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो माँ को, छोड़ो। यार, तेरा हिमायती आ गया, तुम दाना नहीं बचोगे। बाबा छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो हमें, हटो। राजू अपने पिता को दूर करता है। पिता नशे में वहीं जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। माँ उठो, यहाँ चारपाई पर बैठो। तुमने वो रुपए बाबा को दे देने थे। मैं तुम्हें इस तरह पिटते नहीं देख सकता। राजू, तुझे ही तो पढ़ाने के लिए मैं ये सब अत्याचार सह रही हूँ। तू पढ़ लिख जाएगा तो मेरी मुश्किलों का वहीं अंत हो जाएगा। राजू और उसकी माँ ऐसे ही डर डर कर जी रहे थे। राजू की माँ बहुत मुश्किल से पैसे जोड़ जोड़ कर गुजारा करती थी। उसका पिता पीने से बाज नहीं आता था। राजू की 12वीं की पढ़ाई थी। उसकी परीक्षा आने वाली थी। एक शाम एक आदमी दौड़ता हुआ आया। राजू बेटा, तेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया है। वो घर लौट रही थी कि एक ऑटो वाला पीछे से मारकर चला गया। क्या? माँ कहाँ है? राजू की माँ का एक्सीडेंट हो जाता है, जिस कारण वो काम करने को मोहताज हो जाती है। सारी जिम्मेदारी राजू पर आ जाती है। वो अपनी 12वीं की परीक्षा के साथ साथ मजदूरी का काम भी शुरू कर देता है। माँ की दवाइयों के लिए रुपए भी तो चाहिए थे, इसलिए राजू को ही जगह जगह जाकर मजदूरी करनी पड़ी। पर उसका पिता अभी भी नहीं सुधरा था। वो अपनी पत्नी के एक्सीडेंट का फायदा उठा रहा था। ए भैया, ये देखो ना, मेरी बीवी के हॉस्पिटल की पर्चियां हैं। उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। उसकी दवाई के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मुझ गरीब की मदद करो ना भैया। ओहो, ये 100 रुपए मेरी तरफ से रख लो। इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता, माफ करना। बाबा इस हद तक गिर जाएंगे मैंने नहीं सोचा था। रुकिए भैया, आपको रुपए देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपनी माँ की दवाइयाँ खुद ला सकता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी मदद के लिए आगे आए। पर मेरे बाबा झूठ बोल रहे हैं। ये आपसे रुपए लेकर शराब में उड़ा देंगे। बाबा, आपको शर्म आनी चाहिए। आप माँ के एक्सीडेंट का फायदा उठाकर भीख मांग रहे हो। आपको बाबा कहते मुझे शर्म आती है। अपने पिता से जुबान लड़ाता है, आज तेरी खैर नहीं। राजू का पिता उस पर हाथ उठाने लगता है, तभी राजू अपने पिता का हाथ रोक देता है। बस बाबा, बहुत सह लिया। अब मैं और माँ तुम्हारी बिल्कुल नहीं सहेंगे। आज के बाद माँ पर या मुझ पर हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं भूल जाऊंगा कि आप मेरे पिता हो। राजू गुस्से में वहां से चला जाता है। राजू के गुस्से से उसका पिता थोड़ा घबरा गया था, इसलिए अब वो उन्हें कुछ नहीं कहता था। कहते हैं ना कि शराब का नशा इंसान को एक न एक दिन जरूर खत्म कर ही देता है, और ऐसा ही हुआ। राजू ने कारखानों में, होटल में, दुकानों पर नौकरी करके, कॉलेज से पढ़ाई करके अपना MBA में रजिस्ट्रेशन करवाया था, ताकि वो MBA की पढ़ाई कर अच्छी नौकरी पर लग सके। पर सब कुछ हमारे हिसाब से नहीं चलता। जिंदगी कुछ भी प्लान करके नहीं चलती है। राजू के पिता का लीवर पूरी तरह खराब हो गया और एक दिन शराब के नशे में वो नाली में मरा हुआ मिला। माँ, बाबा नहीं रहे, उनकी शराब उन्हें ले डूबी। मुझे पता था राजू बेटा, एक दिन ऐसा ही कुछ होने वाला है। तेरे पिता को ये शराब निगल गई। घरों के घर उजाड़ देती है ये शराब, जिनमें से एक मेरा भी घर है। राजू और उसकी माँ दोनों एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। राजू अपने पिता का अंतिम संस्कार करता है। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका पूरा बचपन दुख के साए में बीता था। जिस पिता की प्यार भरी गोद उसे चाहिए थी, दुलार चाहिए था, वो पिता नशे की आदत में सब कुछ भूल गया और एक दिन इस दुनिया से चला गया। राजू की माँ भी अब बीमार रहने लगी थी। उम्र के साथ उससे अब घरों में काम नहीं होता था। पारिवारिक दुखों के बीच व्यक्ति अपना सपना भूल जाता है। अपनी कहानी बताते बताते राजू की आंखें भर आती हैं। फूड ब्लॉगर भी थोड़ा भावुक हो जाता है और वो राजू को पानी देता है। ये लो राजू, पानी पियो।
मैं समझ सकता हूँ, व्यक्ति जब इतनी परेशानियों के बाद किसी सफलता पर पहुंचता है तो पिछली यादें कहीं ना कहीं उसके मन में रह ही जाती हैं। बस उसके बाद फिर मैं माँ को लेकर यहाँ सहारनपुर आ गया। एमबीए की पढ़ाई तो मैं छोड़ चुका था, जो कि अभी भी मेरा सपना है। मैंने यहाँ कचौड़ी का ठेला लगाया। फिर धीरे धीरे मेरे दिमाग में कुल्हड़ कचौड़ी बनाने का आइडिया आया और कुछ टाइम पहले मैंने वो शुरू किया। बस अब तो इच्छा है पैसे कमाकर माँ को एक बड़ा घर लेकर देने की और अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी करने की। इसी सपने की खातिर बस मेहनत कर रहा हूँ भैया जी। राजू, तुम्हारा ये वीडियो घर घर पहुंचेगा। देखना, बहुत से लोग तुम्हारे ठेले पर कुल्हड़ कचौड़ी खाने आएंगे और एक दिन तुम अपनी एमबीए की पढ़ाई जरूर पूरी करोगे। तुम्हें कभी भी मेरे साथ की जरूरत हो तो बेझिझक मुझे याद कर लेना। सच्चा व्यक्ति परेशानियों और कठिनाइयों से लड़कर साहस के साथ आगे बढ़ता है तो उसे सफलता जरूर मिलती है। अगर आप भी चाहते हैं कि राजू अपनी एमबीए की आगे की पढ़ाई जारी करे तो प्लीज राजू के ठेले पर कुल्हड़ कचौड़ी खाने जरूर आए। एमबीए कुल्हड़ कचौड़ी वाला ठेले से। सुमन के पिता एक कुम्हार थे और मिट्टी के मटके और बर्तन बनाकर बेचते थे। सुमन ने 10वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और वो आगे की पढ़ाई करना चाहती थी। उसके माता पिता भी चाहते थे कि सुमन पढ़ लिख जाए। माँ बापू देखो, मेरी 10वीं कक्षा के नतीजे आ गए। मैं अव्वल नंबर से पास हुई हूँ। मास्टर जी कह रहे थे मुझे आगे 11वीं की पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। हाँ बेटिया, मैं भी यही सपना मन में संजोकर चल रहा हूँ कि एक दिन मेरी बेटी भी पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी हो। बस ये शरीर साथ दे जाए। कब से काम भी नहीं किया। पहले थोड़े मटके और बर्तन बना भी लेता था, पर अब तो थकावट इतनी जल्दी हो जाती है कि कुछ मन ही नहीं करता। आप चिंता क्यों करते हो, ठीक हो जाओगे। सुनो जी, ये लो दवाई पी लो, थोड़ा आराम आ जाएगा। कुछ दिनों से सुमन के पिता की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। इसी कारण सुमन की माँ गायत्री बहुत परेशान थी और एक दिन सुमन और उसकी माँ पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। सुमन के पिता चल बसे। माँ चुप हो जाओ, देखो आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया है। अगर आप कुछ नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। नहीं मेरी बच्ची, अगर तू भूखी रहेगी तो तेरे बापू की आत्मा को दुख होगा। आजा हम दोनों मिलकर खाते हैं। सुमन की पढ़ाई बीच में ही छूट गई। घर में करने के लिए कोई काम नहीं था। जो थोड़े बहुत मटके और बर्तन घर में रखे थे उनमें से कुछ बिक गए जिनसे उनका गुजारा हुआ। पर गायत्री को घड़े और बर्तन बनाने नहीं आते थे। उनके पास कोई काम भी नहीं था। सुमन, मैं तेरे बापू का सपना कैसे पूरा करूंगी? घर में पैसे भी नहीं है और जो थोड़े बहुत मटके और बर्तन रखे थे वो बेचकर हमने रोटी का गुजारा कर लिया। मैं चाहती हूँ तू अपने बापू का सपना पूरा करे। इसके लिए मुझे काम करना होगा, पर क्या काम करे यही समझ नहीं आ रहा। माँ, क्यों ना हम मटके में कुछ बनाकर बेचें? आजकल खाने पीने की चीजें मटकों में बहुत बिकती हैं। आपको पता है, मेरे स्कूल के पास एक भैया है जो मटके में जलजीरा बेचते हैं। एक आंटी भी है जो मटके में चावल बनाकर बेचती है। माँ, आपको पता है, एक दिन मेरी सहेली कह रही थी कि हमारे स्कूल के बाहर बहुत सारे ठेले खड़े होते हैं, पर कोई भी मैगी क्यों नहीं बनाता? क्यों ना आप हमारे स्कूल के बाहर मटका मैगी बनाकर बेचो तो बहुत बिक्री होगी। सुमन, तेरा आइडिया तो बहुत अच्छा है बिटिया। एक बार कोशिश करके देखते हैं, शायद काम सफल हो जाए। माँ, हमारे पास ये कुल्हड़ भी है। आप मटके में मैगी बनाकर इन कुल्हड़ में बेचना। बापू कितने खुश होंगे। आज उनके बनाए बर्तन में हम नया काम शुरू करने जा रहे हैं। एक काम करते हैं, हम बाजार चलते हैं और मैगी बनाने का कुछ सामान खरीद कर लाते हैं। हाँ बिटिया, चल। सुमन अपनी माँ गायत्री के साथ मैगी बनाने का सारा सामान खरीद लाती है। अगले दिन गायत्री के पास जो पैसे जुड़े थे उनसे वो किराए पर एक ठेला ले लेती है। स्कूल की प्रिंसिपल सुमन को जानती थी, इसलिए वो उनकी मजबूरी को समझकर स्कूल के बाहर गायत्री को ठेला लगाने की इजाजत दे देती है। गायत्री ठेले पर मटका मैगी बेचने लगती है। स्कूल के बाहर बच्चे गायत्री की मटका मैगी बहुत शौक से खाते थे। धीरे धीरे और भी ग्राहक वहाँ आने शुरू हो गए। एक दिन गायत्री के ठेले पर 2 ग्राहक आए और वो मैगी खाकर बोले, ये तो बहुत ही नया तरीका है मैगी बनाने का, मटका मैगी। भाई वाह। मदन भाई, अगर हम अपने अनाथ आश्रम में होने वाले कार्यक्रम में इनसे बात कर लें तो बच्चों को ये मटका मैगी बहुत पसंद आएगी। हाँ, विचार तो अच्छा है। बहन जी, अगर हमें पूरे 3 दिन के लिए आपको बुक करना है तो आप बता दो कि कितना खर्चा आएगा। जी, आप अपनी इच्छा अनुसार दे दीजिए। मुझे तो इन सब की कोई समझ नहीं है।
मैं क्या ही बोलूं। दोनों व्यक्ति गायत्री को 10,000 रुपए एडवांस दे जाते हैं। ये देखकर गायत्री बहुत खुश थी। वो सुमन को सारी बात बताती है। उस दिन से गायत्री ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उस बुकिंग के बाद उसे और भी बुकिंग आने लगी। धीरे धीरे वक्त बीता। सुमन ने कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ली और उसकी एक बड़े स्कूल में टीचर की नौकरी लग गई। देखो जी, आज आपकी बिटिया अपने पैरों पर खड़ी हो गई है, बड़े स्कूल की मास्टरनी बन गई है। माँ, आज बापू हमारे साथ होते तो वो कितना खुश होते। गायत्री सुमन को गले लगा लेती है। अब सुमन ने अपनी एक दुकान भी खरीद ली, जहाँ वो मटका मैगी में कई तरह के स्वाद बेचती थी।